नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टीपी चैनल। मैं हूँ तुलसी। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, मैंने एक 2-3 महीने पहले वीडियो डाली थी, ब्रह्मा कुमारी छोड़ी थी, उसके बारे में बताया था इस वीडियो में। तो वो वीडियो आज तक चल रही है, लोग देख रहे हैं, अच्छे बुरे सभी प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। बहुत ही उस वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया है, सराहना दी है और सपोर्ट किया है मुझे। उस सभी का आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं आगे इसी पर एक और कहानी आपको बता रही हूँ कि उसके छोड़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे मैं वहाँ से छोड़ने के बाद अभी तक जो मैं यूट्यूब पर आई, ये सब कुछ चीज़ें मैंने रखी। तो इन सब के बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ कि उसके बाद मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया था, 7-8 साल हो गए थे मुझे वहाँ रहते हुए, और मुझे ये समझ में आने लगा था कि यहाँ कम से कम मेरे लिए तो ये माहौल सूटेबल नहीं है। ये जो कुछ भी यहाँ चल रहा है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मतलब नहीं हो पाएगा। तो मुझे ये छोड़ना है, मैंने अपने मन में डिसाइड किया। इसके बाद मैंने अपनी माँ को बुलाया सेंटर पे और उनको कहा कि मुझे छोड़ना है। तो यहाँ आना मेरी खुद की मर्जी थी। तो जब हम बच्चे कहीं जुड़ते हैं ऐसे, तो रिश्तेदार, जात समाज और आसपास के लोग, मोहल्ला पड़ोस के रिश्तेदार जो होते हैं और समाज के लोग होते, पहचान वाले होते हैं। तो मैं जहाँ रहती थी वहीं के नज़दीकी सेंटर पे मैंने रहना शुरू कर दिया था। तो सबके सवालों का जवाब तब फैमिली को देना पड़ा था। और फिर माँ से मैंने बात की इतने सालों के बाद कि मुझे छोड़ना है, तो फिर ये क्यों छोड़ा, सभी रिश्तेदारों को सबको फिर से जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो फैमिली को जवाब देना था। मैंने तो मन किया तो ज्वाइन कर लिया, अब मेरा मन नहीं है यहाँ रहने का, तो मैं इसको छोड़ना चाहती। तो मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे छोड़ना है। तो माँ ने पहले तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि देखो और भी दीदियाँ हैं, तुम अपनी बड़ी दीदी से बात करो, माउंट आबू से बात करो, इधर उधर जाके बात करो। उनका कहना था कि यहीं कहीं सेट हो। हालांकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जॉइंट फैमिली है 16-17 मेंबर की, और सब उसमें मेरे माता पिता हैं, भैया भाभी भतीजे, सब भरा पूरा परिवार है और सब लोग बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने समाज की, रिश्तेदारों की, मोहल्ला पड़ोस की, किसी की बातों की फिक्र नहीं की, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया। तो यहाँ भी थोड़ा मुझे लग तो रहा था, फिर भी अब जो सवाल किए जाएंगे वो तो परिवार वालों से किए जाएंगे, मुझसे तो नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता है, उनको रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। और मेरे जो पिताजी थे सब्जी बेचते थे, तो सब्जी बेचते थे तो जगह जगह जाते थे, तो लोगों को मालूम था कि तुम्हारी लड़की वहाँ दीदी बन गई है। तो वो उनसे कहते थे, फिर पिता बात को घुमाते हुए कहते थे नहीं वो पढ़ाई कर रही है, कहीं बाहर रहती है। तो इस नज़दीक ही रहते थे, कोई बहुत बड़ी सिटी तो थी नहीं, छोटा सा गांव था। तो सभी लोग जानते थे, कहते नहीं वो कहीं बाहर नहीं गई है, यहीं दीदी बनी है। अब दीदी छोड़ देगी तो भी मेरे पिता तो जाते ही हैं, तो उनको फिर ये सवालों का ये सब भी मुझे मालूम था। पर जाएंगे कहाँ, कैसे छोड़ेंगे, सब लोग सवाल करेंगे। और फिर जो मेरे रूल्स थे वहाँ के मैं फॉलो कर रही थी। तो छोड़ने के बाद भी मेरे मन में यही था कि एकदम से तो ये सारे रूल टूटेंगे नहीं, मुझे फॉलो ही करने हैं। तो छोड़ने के बाद भी मुझे ये सारे रूल को घर पे रह के भी फॉलो ही करने थे। तो घर परिवार वाले प्याज लहसुन भी खाते, शादी ब्याह में जाते हैं, और उधर के जो रूल थे, फ्रेश होने के बाद नहाना होता है, उन किसी भी चीज़ को सुबह उठते ही पहले नहाना होता है, उसके बाद किसी चीज़ को टच करने, प्याज लहसुन आप नहीं खा सकते हो। और ब्रह्मचारी जीवन वाले लोगों के हाथ का खाना खा सकते हो, या फिर नहीं है अगर कोई ब्रह्मचारी तो आपको खुद का बना खाना खाना होता है। तो यही सारे रूल थे। अब जॉइंट फैमिली में इतने सारे लोगों के साथ ये सारे रूल फॉलो करना पॉसिबल नहीं था, तो कहाँ जाए। अब जॉइंट फैमिली सबका अपना अपना है, तो मुझे एक सेपरेट किचन चाहिए, किचन रूम, ये सब कुछ। अब इतने बड़े परिवार में सब कुछ अलग होना, इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं था। तो माँ भी थोड़ा सा सोचने लगी कि कैसे क्या होगा इसका आगे। और फिर वो मुझे समझाने लगी, देखो सब लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, कुछ कर लो। तो मैंने कहा कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ जॉब कर लेती हूँ और घर रहती हूँ। तो
तुम लड़की हो कैसे जाओगी। ये भी एक बात थी, कभी बाहर ऐसे निकले नहीं। हालांकि मैं आसपास गांव में रह के सेवाएं कर रही थी, तो गांव में, अब गांव में क्या काम रहता है, सिलाई का रहता है। तो सिलाई 2-4 महीने लोग सीखेंगे, पैसे नहीं देते हैं। क्योंकि मैं भी गांव गांव में सेवाएं कर रही थी जब संस्था की तरफ से, तो जो पैसे वहाँ के अर्न होते थे वो तो मैं सेवा के तौर पर दे दिया करती थी। लेकिन मेरे खुद के भी खर्चे होते थे, कुछ फैमिली वाले भी मेरी मदद करते थे, और कुछ मैं सिलाई वगैरह भी सिखा लेती थी, कुछ बच्चों को कोचिंग भी दे देती थी। तो ये से मेरा खुद का पर्सनल खर्चा चलता था। तो गांव में भी इतना नहीं है। अब गांव में रूम लो, फिर सब रसोई का जमाओ, ये सब जमाओ, गृहस्थी टाइप की पूरी जमानी होती है। वो फिर तुम अकेली लड़की हो, कोई आ गया रात बेरात कुछ हो गया ऊंचा नीचा, तो ये भी माँ समझाती। और फिर आसपास के सभी गांव में हमारे परिवार के परिचित के लोग हैं, तो वो भी आएंगे जाएंगे, बातें करेंगे, तुम्हारी लड़की ऐसे अकेली रह रही है और ये लोग आ रहे हैं, वो ये सब गांव में बहुत चलता है। तो ये सारी चीज़ें भी फेस करनी थी। तो माँ से बात होने के बाद, चलो अब घर में कोई ऐसा सेपरेट रूम भी नहीं है जहाँ जाके मैं सेट हो सकूँ, बाहर भी जाके जॉब नहीं। इसके अलावा मैं कहीं ऐसे बाहर गई नहीं थी कि कहीं शहर में चले जाओ और कुछ वहाँ जाके कुछ कोचिंग वगैरह पढ़ाओ, या कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, या कुछ और काम करो जाके, और रूम अकेले लो। तो कभी निकली नहीं थी। तो एक मन में ये भी डर था कि कैसे क्या होगा। लेकिन यहीं एक पुराने जो 72-73 साल के बुजुर्ग दादाजी हैं, जो इस संस्था में बहुत समय से हैं, मध्य प्रदेश के ही हैं, और उनको 16 साल की आयु में वो बताते हैं कि ये वो इस संस्था में जुड़े थे। 10-12 साल वो भी इसमें समर्पित रूप से रहे, सेवाएं दी। उसके बाद उन्होंने भी छोड़ दिया और अपना बिजनेस शुरू कर लिया था जूता चप्पल का। तो वो इससे जुड़े रहे, उन्होंने शादी नहीं की, पूरा जीवन इसमें ही दिया। आज उनकी जो उम्र है, एज है 75 के लगभग हो गई है। और वो ऐसे जो भी नई कन्याएं आती थीं, तो शुरू में जो कन्याओं के पास पैसे नहीं होते थे, कपड़े नहीं होते थे, नहाने धोने का साबुन, घूमने फिरने के लिए पैसे, तो वो उन नई कन्याओं की मदद करते थे। तो जब से मैं सेंटर में गई थी, मेरे परिवार के लोग भी मदद करते थे, और ये दादाजी भी मदद करते थे। 75% ये दादा जो हैं, मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना के बीच एक पोरसा करके कस्बा है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और यहाँ जूता चप्पल ये चलाते, ग्वालियर के पास है। और मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश से लगे जो भी आसपास छोटे बड़े सेंटर थे, तो शुरू में तो कम सेंटर थे, तो इनकी पहचान सभी जगह थी। तो ये आते जाते थे सेंटरों पे, और अपने बिजनेस से इनको जो भी प्रॉफिट होता था, क्योंकि अकेले थे, अकेले रूम में रहते थे 10 बाई 10 के, उसी रूम के अंदर इनकी किचन भी थी और सब कुछ था, तो उसी रूम में ये रहते थे। और जो भी इनकी कमाई होती थी, खुद का खर्चा करने के बाद, फिर ये जाके सेंटरों में जो भी नई बहनें होती थी उनके लिए कपड़े का, घूमने फिरने का, और उनके नहाने धोने की साबुन, क्रीम, पाउडर, देखो सब जो बहनें टिप टॉप रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें यूज ही करती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो ये सब छोटी बहनों को देते थे, बड़ी बहनों को देते थे, अलग अलग देते थे। तो ये मुझे भी दे रहे थे। तब मैंने इनसे बात करी, और ये सारी सिचुएशन सब बहनों की समझते थे। तो मैंने इनसे बात करी कि देखो दादाजी, मुझे छोड़ना है, अब यहाँ रहना नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बहन जी, मैं कुछ मदद करता हूँ। तो वो मुझे आगरा के एक सेंटर लेके गए, तो वहाँ कुछ माताएं थीं, 2-4 दिन वहाँ रहे, तो वहाँ भी लड़ाई झगड़े। देखिए, बात एक होती है कि अगर आप एक जगह से कहीं जा रहे हो, बहनों का मेल जोल तो रहता ही है आपस में, तो वो कह देती हैं। और फिर कोई भी छोटी बड़ी बात होती है तो लेडीज़ के लिए अक्सर कहने में आता है कि तुम तो थी ऐसी, कोई तुम्हारी गलती नहीं भी होगी तो भी तुम पर ही ब्लेम किया जाएगा कि तुम वहाँ नहीं टिक पाई तो यहाँ कैसे। तो ये सारी बातें होती थी। फिर वो मुझे भोपाल ले गए, अलग अलग ऐसे करके मैंने 2 साल तक अलग अलग जगह पे मैं गई, रहने की कोशिश करी। सर वो मुझे ही समझा रहे थे कि देखो, सहन करना होता है, कहीं भी वहाँ से आओगी, कोई नई जगह जाओगी, वहाँ से ऑलरेडी बहनें हैं, तो सहन तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, छोटी मोटी बात है तो सहन, लेकिन अगर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाए, कोई कैरेक्टर पे कीचड़ उछाले, और कोई गलत के लिए कहे, और कोई 16-17 घंटे तक नॉन स्टॉप कहे, और तबीयत ख़राब हो जाए, इस पर तो ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्शन इस पर उठाएंगे अपन,
और उसके बाद ब्लेम करेंगे तो ये तो गलत है ना। इससे अच्छा तो यही है कि हम इन सब चीज़ों झमेलों से निकल के छोड़ दें। और मेरी एक छोड़ने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि हम कहीं भी जाते थे जब गांव में, तो गांव के लोग भोले भाले होते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी साधु सन्यासी और भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा होती है। तो जैसे ही हम गांव जाते थे तो वो ना पाँव धो के पीते थे, पाँव पानी से धोते थे, उस पानी को प्लेट में लेते और पीते और कहते मेरा घर पवित्र हो गया, मेरे घर में देवी आई है, मेरे घर में भगवान आए। तो जब इस प्रकार की भावना लेकर वो, तो हम ये अपने मन में सोचते थे कि हम ये कर क्या रहे हैं। हम एक साधारण से इन्हीं की तरह एक इंसान है, बस हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, तन पे हमने सफ़ेद कपड़ा पहन के रखा है, बाकी हम अपने सेंटर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, चुगली करते हैं और ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। और हमारे मन में भी जैसे जो बुराइयां होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब कुछ है। लोभ भी होता है कि सामने वाले के जिज्ञासु मेरे पास आ जाए, मेरे यहाँ VIP लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। मोह भी होता है कि ये 10 मेरी बहनें हैं, अगर मेरे ही साथ मेरे ही हिसाब से चलेंगी तो ठीक है, किसी दूसरे सेंटर पर जाएंगी तो मैं इसको टिकने नहीं दूंगी। तो ये सब भी लड़ाई झगड़ा होता है, ईर्ष्या भी होता है और कई बातें जो होती हैं वो, ये सब कुछ होता है। तो ये जो देवी और भगवान का जो टाइटल है ये लेना बिल्कुल गलत बात है। तो ये एक नकाब वाली ज़िंदगी जीनी है, बेकार ज़िंदगी। मतलब हम अंदर से कुछ और हैं और हम बाहर से कुछ और शो कर रहे हैं, एक नकाब हमने लपेट के रखा हुआ है। तो ये बात मुझे बहुत खलती थी। मैं सोचती थी कि बाहर जाके अगर हम जीवन जिएंगे तो फिर ऐसा रहेगा कि लोगों का ठगना तो नहीं होगा, कम से कम लोगों को धोखा देना तो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन ये मन मुझे अंदर से स्वीकार नहीं था कि हम इस काबिल नहीं हैं। क्यों ना हम बाहर के लोग जो गृहस्थी जीवन जीते हैं वो लड़ाई झगड़ा खुल के करते हैं, गाली गलौज, रोना पीटना मारना, जलेसी, सब कुछ जो होता है सामने होता है उनका। तो गृहस्थ जीवन हम इस दिखावे की ज़िंदगी से अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी सुख दुख है तुम्हारे सामने है, रियल लाइफ वो जी रहे हैं। तो मैं ये सब कुछ सोचा तो मैंने उनसे कहा कि ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, दोहरी ज़िंदगी, नकाब वाली ज़िंदगी। कहने को तो है कि भगवान को देखो, ये देखो, और अब बहुत सारे लोग आके हमारी पोस्ट पे कमेंट करते हैं कि भगवान की बदनामी कर रही हो, संस्था की, साधु संतों की। तो मैंने किसी की धर्म की बदनामी नहीं की, भगवान की, संस्था की, कोई की बदनामी करी नहीं है और ना ही मेरा कोई करने का उद्देश्य है। अगर ये सब कुछ करना होता तो मैं बाकायदा सबकी फ़ोटो लगा देती, नाम लगा देती, वीडियो लगा देती, सब कुछ। लेकिन ये सब करना नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल चॉइस थी, पर्सनल मेरी स्टोरी थी, तो मैंने शेयर कर दी। और आज उसके बाद मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो फिर मैंने उनसे बात करी तो उनने 2 साल तक मुझे यहाँ वहाँ सब जगह ले गए और सब जगह का माहौल ऐसा ही था। और दीदियाँ यहाँ से फ़ोन कर देती थी, वो मन मर्जी की है, जवाब देती है, बोलती कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहती है, हर चीज़ का विरोध करती है और अपनी अपनी चलाती है, होशियारी मारती है, ऐसी तमाम प्रकार की। तो वहाँ की बहनों का भी मन खट्टा कर देती थी। तो वो भी अपने हिसाब से ही, जैसे यहाँ माहौल था वैसे ही क्रिएट हो रहा था हर जगह। तो हमने कहा अब किसी सेंटर की इच्छा नहीं है, मुझे एक घर ही वापस जाना है। तो जो दादा थे, श्याम मुरारी उनका नाम है, और वो अभी भी रहते हैं पोशा में, वो उनका बिजनेस है, चलाते हैं और वो बहनों की अभी भी मदद ही करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने घर परिवार वालों से बात करो, वहाँ वापस जाओ और तुम्हारा जो भी सेपरेट का जो भी सामान होगा सब कुछ मैं दूंगा। तो उन्होंने ऐसा कह दिया था। हालांकि फिर 2 साल इधर उधर भटकने के बाद मैंने माँ से फाइनली कह दिया कि मैं वापस आ रही हूँ। तो पिताजी ने कहा कि चलो 1 आध 2 साल की बात होगी, फिर सुलह हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। उन्होंने, हमारा खेत था वहाँ पे कुछ 2-3 कमरे बन गए थे फार्म हाउस गांव पे। तो उन्होंने एक शुरू में उस वहाँ कोई रहता नहीं था, पुराने घर में रहते थे सब लोग। तो उन्होंने कहा एक कमरे में तुम अपना सब सामान जमा लो। हम गांव में अलग रहते थे, वहाँ हम अपना कर रहे थे, क्लास वगैरह चलाते थे, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते थे। तो वहाँ जो दीदियाँ थीं वो ही सब कैरेक्टर पे कीचड़ उछालती थीं और कहती थी तुम अकेली हो, नहीं तो वहाँ जो भी मंथली की जो दान आता है वो सारा कुछ हमें दे दो ले आके, और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा दान वहाँ से ला के दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर रही हो तो फिर तुम्हारे कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला जाएगा।
तो हमने दान पेटियाँ थी, जो भी था वो सब वहीं रखा, और मेडिटेशन ट्रांसलाइट वगैरह थी जो सब कुछ वहीं छोड़ दिया था। और अपने जो भी डेली के खाने के बर्तन थे वो गैस चूल्हा वगैरह लेके हम अपनी अलमारी लेके आ गए थे, एक रूम में रख लिया था। और कम से कम 2 साल तक हमने वहाँ, घर परिवार वालों का पूरा सपोर्ट था, वहाँ रहे। इसके बाद फिर रिश्तेदार मिलने आते थे, मोहल्ले पड़ोस वाले और फिर समाज के लोग कभी भी मिल जाते। कोई कहता है इनको भगा दिया, कोई कहता है इन्हें छोड़ दिया, कोई कहते हैं ये उनके हिसाब से नहीं। तो तमाम प्रकार की ऐसी बातें सुननी थी। शुरू में बुरा लगता था। माँ भी कहती थी, देखो माँ जो है उनको भी रिश्तेदारी में जाना पड़ता था, प्रोग्राम फंक्शन में, तो माँ को ज़्यादा सुनने को मिलता था, पर वो बेचारी कुछ नहीं कहती थी, अपना सुन। फिर मैंने सोचा यार ये सब कुछ तो चलता रहेगा। फिर दादा ने कहा कि तुम एक काम करो, गांव गांव जाओ, सेवाएं शुरू करो। फिर हम गांव गांव जाए, हमने राजयोग की क्लासेस शुरू करी। लोगों का प्यार तो पहले से था ही, तो उन्होंने हमको फिर से प्यार देना शुरू किया। फिर पीछे से दीदियाँ पहुंच जाती थी और कहती थी कि देखो वो लड़की आती है घर में, लाली लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के रहती है, शौक श्रृंगार से रहती है, और ये वो कोई दीदी फीदी नहीं है, वो हमारी संस्था से जा चुकी है और वो अलग से अलग रहती है, और तुम लोगों का दान का पैसा ले जाके अपने जो है घर परिवार वालों को पाल रही है। अब गांव के लोग 1 रुपया 2 रुपया या 1 कप गेहूँ या चावल देते थे, तो मैं ये सब कुछ मना कर देती थी, क्योंकि मैंने बता दिया था कि मैंने सेंटर छोड़ दिया, तो ये दान की ज़रूरत नहीं है। दीदी कोई आएंगी तो उनको ही दे देना, मैं अपना कर रही हूँ। तो मैंने सिलाई का, फिर मुझे लगा सिलाई आती थी तो सिलाई करके अपना चला रही थी, क्योंकि जो कि मैं शुरू में प्याज लहसुन नहीं मैंने खाया था, ब्रह्मचारी के हाथ का खाना, तो ये सारे रूल, वाइट कपड़े पहने, वाइट कपड़े साड़ी और सूट पहन के ही मैं कॉलेज जाती थी। बीकॉम मैंने किया था वहीं पास से। तो ये सब 4 साल हो गए। 2 साल में इधर उधर भटकती रही, 2 साल अपने घर में ही सेपरेट रही। फिर वहाँ सब जो भी मिलने जुलने वाले जिज्ञासु आते उनसे कहते कि देखो उस लड़की से तुम लोग संपर्क रखोगे तो मेरे बड़े सेंटर पे नहीं आओगे, और तुम्हें जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे बैन कर दिया जाएगा, सेंटर पे बैन कर दिया जाएगा। ये कोई श्रीमत नहीं है, ये उल्लंघन है। वो लड़की यहाँ से जा चुकी है, उसका हमारी संस्था से कोई कनेक्शन नहीं है, और तुम उससे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उससे मिलने नहीं जा सकते। ये सब कुछ वहाँ के मिलने जुलने वालों से कह दिया था। और फिर हमको भी खबर भिजवाई गई थी कि तुम बाहर राजयोग नहीं सिखा सकती, ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं कर सकती, दूसरों को नहीं सुना सकती। ये सब कुछ चलता ही रहता था, आए दिन कोई ना कोई झगड़े की बातें होती थी। तो मैं इन सब से बहुत डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड हो गई थी। कहीं जाने आने का मन नहीं करता था, बस कमरे में रिजर्व सी हो गई थी। इस बीच मेरे कई यहाँ के जान पहचान वाले भाई बहन भी थे। तब मैंने अपनी माँ से ही 2 साल बाद अपनी भाभी से, माँ से कहा कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, तुम लोग भी मेरी वजह से टेंशन में रहते हो, लोग आके तरह तरह की बातें करते हैं, तो क्यों ना मेरी शादी ही कर दो। तो माँ ने कहा कि पहले सेंटर गई, फिर सबको पता था, हमने वहाँ पैसा दिया, तुम्हारी भगवान से शादी करवाई, फिर तुम वापस आई, और अब 2-3 साल से यहाँ लोग बातें बना रहे हैं, और अब शादी की तो कैसे क्या होगा। हमने कहा देखो बातें तो हैं, 2-4 साल बनती हैं, फिर सब लोग भूल के अपने काम में लग जाते हैं, तुम सोच लो। फिर भाई से बात करी, फिर ये जिनसे मेरी शादी हुई ये बुलाया घर पे, इनसे मेरी पहचान थी, ये संस्था से पहले से जुड़े थे, पर शादी की ऐसी कोई बात नहीं थी। पर ये जब आए तो उनसे बात की घर परिवार वालों ने, और उनको समझाया कि देखो मैं, तुम तो जानते हो संस्था में थे तो उनकी मम्मी भी जुड़ी हैं, आज भी जुड़ी हैं, हमारे घर के भी जो पहले से ही भक्ति भाव वाले हैं तो रिस्पेक्ट तो करते ही हैं सब धर्म वालों की, उनकी भी दीदियों की करते हैं। घर पे आज भी परमात्मा की चिन्ह का झंडा लगा है, हर साल हम हर 6 महीने में लगाते हैं, कोई बदनामी वाली बात नहीं है। और भगवान के हम बच्चे हैं, तो भगवान से मुझे आपको किसी को डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। और रही इंसानों के लिए ही सब, जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है या उनकी किसी पर्सनल गलतियों पर कोई पर्दा उठाने की कोशिश करता है, तो वो इंसान ही शैतान बन जाता है। तो भगवान से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही भगवान को कोई नाम दे सकता है, ना बदनाम कर सकता है।
मेरे हिसाब से भगवान एक बहुत ऊंची चीज़ होती है और उन सबको समझना नहीं, हम तो सिर्फ उन्हें याद करते हैं मुश्किल घड़ी में और उनसे शक्ति लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यही सब कुछ हुआ। फिर शादी हुई, उनको बुलाया, बातचीत करी और कहा कि हमारी लड़की तुम भी इस संस्था से जुड़े हो, हम ये भी जुड़ी थी, तो फिर क्यों ना शादी कर दी जाए। तो परिवार वालों ने कहा कि चलो ठीक है, और फिर इस तरीके से 19 में मेरी शादी हुई यहाँ गुजरात में आके, और फिर एक बेबी हुआ। और अब हमारा परिवार, अभी मैं यहीं गुजरात में हूँ और सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छे से चल रहा है। अभी मैं वापस गांव जा रही थी, 16 फरवरी को जाना था लेकिन नहीं जा पाई। अभी मार्च में होली में जाऊंगी, तो बाकी की ब्लॉग्स वीडियो वगैरह मैं वहीं से बनाऊंगी सारा कुछ यूट्यूब पे काम करने के लिए। फिर मुझे लगा, मेरे मन में बहुत सारी बातें थी, मैं शेयर करना चाहती थी और आगे कुछ अपना काम भी करना चाहती थी। तो मैं यूट्यूब पे 2-3 साल से काम कर रही थी, अभी जाके मुझे कुछ समझ में आया और मैंने ये ट्रू स्टोरी टीपी चैनल शुरू किया। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, यूट्यूब का बहुत सपोर्ट मिला, आप सभी व्यूवर्स का बहुत सपोर्ट मिला, दोस्तों का सपोर्ट मिला, और आज सब कुछ अच्छे से चल रहा है। चैनल भी अच्छे मोनेटाइज हो गया है, उससे अर्न भी हो रहा है। और इसी तरह आप अपना साथ और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।